Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Steps involved in recombinant DNA technology. It is a very important part of this particular chapter. अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से tools रिक्वायर्ड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के. हमने वहाँ एंजाइम्स की बात की, हमने डिजायर्ड जीन की बात की, हमने वेक्टर की बात की. एक और इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम कहते हैं होस्ट सेल. जब भी वेक्टर और डिजायर्ड जीन को वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है तो उसको होस्ट सेल में पहुंचाया जाता है. होस्ट सेल प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल या ईस्ट सेल, कोई भी हो सकती है. जिसमें भी डिजायर्ड जीन पहुंचाया गया है वो होस्ट सेल हो जाती है, जिसमें वो जीन मल्टीप्लाई करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा. दैट इज होस्ट सेल. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो स्टेप्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, उन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में यहां पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल में डीएनए अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. अब उस डीएनए को कैसे निकाला जाए, कौन से एंजाइम की सहायता यहां ली जाए, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. नेक्स्ट इज जब डीएनए आइसोलेट हो चुका है तो डीएनए तो बहुत बड़ा है, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए छोटा है या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर साइज का है, तो साइज का पता लगाने के लिए उस बड़े से डीएनए को पहले कट करना होता है. कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की डिटेलिंग भी हम कर चुके हैं. एक पर्टिकुलर साइट पे डीएनए को कट करता है जिसको रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, और 2 टाइप के कट्स लगाता है, 2 टाइप के एंड प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए को रन कराया जाता है जिससे डिजायर्ड जीन का पता लग सके. जो भी डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका पता लगाने के लिए एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है. तो पहला डीएनए आइसोलेशन, आफ्टर दैट कटिंग द डीएनए को काटना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस से, इसके बाद डीएनए को रन कराना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे. राइट. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया. मान लीजिए उसकी क्वांटिटी है, उसका नंबर कम है, उसका नंबर हमारे पास कम है, तो उसके नंबर को बढ़ाना, एम्प्लीफाई करना. और एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन होता है, पॉलीमरेजेस चेन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर. क्या किया जाता है, पीसीआर. ये ऑप्शनल है. ऑप्शनल क्यों है, अगर डीएनए के नंबर हमारे पास अप्रोप्रिएट हैं तो जरूरत नहीं है पीसीआर करने की. बट पीसीआर कब किया जाता है, जब डीएनए का नंबर कम हो, तो हमें उसके नंबर को बढ़ाना हो तो पीसीआर किया जाएगा. नेक्स्ट है लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर. जो भी डिजायर्ड जीन हमने लिया है उसको वेक्टर में इंसर्ट करना. इंसर्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन इनटू द वेक्टर. वेक्टर में जब उसको इंसर्ट किया जाएगा तो उससे बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका, इसको होस्ट में भेजा जाएगा, जरूरी है. सो ट्रांसफर द recombinant DNA into the host cell or organism or insertion of recombinant DNA into the host cell. I told you earlier host cell may be plant cell, fungal cell, yeast cell, कोई भी सेल हो सकती है जिसको हम host cell बोलते हैं. तो host cell may be animal cell, plant cell, bacterial cell, right? कोई भी सेल जो है क्या हो सकती है, कोई भी सेल होस्ट सेल हो सकती है. फंगल सेल में ईस्ट का एग्जाम्पल हम कॉमनली पढ़ते हैं, और ज्यादातर हम जो जीन ट्रांसफर पढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉमनली हम पढ़ते हैं, वो प्लांट्स में पढ़ते हैं, बैक्टीरियम में पढ़ते हैं, एज वेल एज एनिमल्स में पढ़ते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स की सहायता से. सिलेक्शन ऑफ सेल हैविंग आरडीएनए. ट्रांसफर करने के बाद हमें ये सिलेक्शन भी करना है कि ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसफर नहीं हुआ है. तो ट्रांसफॉर्म हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट
विद रिकॉम्बिनेंट, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर ट्रांसफर प्रॉपरली हुआ है तो उसको सेलेक्ट करना, तो दैट इज सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट। एंड आफ्टर दैट ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जीन ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको ऑब्टेन करना, एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करना। So there are different steps which are involved in rDNA technology. These are the different steps which are involved in recombinant DNA technology: isolation of the DNA, cutting or fragmentation of DNA by restriction endonucleases, and agarose gel electrophoresis for the isolation of the desired gene. After that PCR if required, अगर नंबर कम है तो PCR करा जाएगा. Ligation of desired gene fragment into the host, into the vector. वेक्टर में उसको जोड़ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बन गया है तो उसको होस्ट में ट्रांसफर करना, इंसर्ट करना. सिलेक्शन ऑफ सेल, जो भी सेल है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है उसका सिलेक्शन करना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करना. ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस. तो इन सभी स्टेप्स को हम यहाँ पे वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. डीएनए का आइसोलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल से डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है. कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है. बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है. तो ये बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल, बाहर वाली सेल वॉल और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये वाली सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, राइट. अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है. मान लीजिए यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है. क्लियर. तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे किया जाएगा? सबसे पहले ये जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है इसको तोड़ा जाएगा, इसको डिग्रेड किया जाएगा. क्लियर. डिग्रेड कराने के लिए किसकी मदद ली जाएगी? एंजाइम्स की मदद ली जाएगी जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर ले, उसको ब्रेक डाउन कर दें, उसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दें जिससे डीएनए का आइसोलेशन आसान हो जाए. लाइटिक एंजाइम के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि जो लाइटिक एंजाइम है वो क्या करते हैं? वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, राइट. तो यहाँ पे सेल वॉल के लिए बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम यूज किया जाएगा. और सेल मेम्ब्रेन जो कि मेनली फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज यूज किया जाएगा. ये दोनों जो एंजाइम है, यहाँ पे जो डीएनए है उसको आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे पूरी टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा. यानी कि ये दोनों एंजाइम उस सेल पे इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे जिस सेल का डीएनए बाहर निकालना है. और वो सेल कहाँ पे है? वो सेल टेस्ट ट्यूब में हमने प्लेस की है. तो एक टेस्ट ट्यूब में हम सेल लेंगे. सेल के ऊपर या सेल के साथ इंट्रोडक्शन किसका होगा? एंजाइम का, लाइसोजाइम एंड लाइपेज का, राइट. अब जब ये एंजाइम्स सेल के साथ डाले जाएंगे, सेल के ऊपर डाले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एंजाइम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देंगे. क्या कर देंगे? ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देंगे. क्लियर. इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया. अब डाइजेस्ट किया तो क्या हुआ? इस तरीके से बीच बीच में क्या बन गए? पोर्स बन गए. थोड़ी थोड़ी जगह से डाइजेशन हुआ और बीच में से क्या बन गए? पोर्स बन गए. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. हाई स्पीड पे इस टेस्ट ट्यूब में जो सेल है उसको रन करवाएंगे, हाई स्पीड पे चलेगी.
जैसे ही हाई स्पीड पे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। भारी है तो जो भारी चीज है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इट विल सेटल डाउन, ये नीचे सेटल हो जाएगी और ऊपर जो है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन रह जाएगा। क्या क्या रह जाएगा? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट्स हैं वो नीचे रह जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, राइट। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो डीएनए चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? केवल डीएनए, ये डीएनए हमें चाहिए। अब आरएनए और प्रोटीन को हटाना होगा, तो आरएनए और प्रोटीन को हटाने के लिए, इनको डिग्रेड करने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए फिर से एंजाइम्स डाले जाएंगे। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम्स डाले जाएंगे। तो आरएनए के लिए आरएनएस और प्रोटीन के लिए प्रोटीएस। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस, तो ये आरएनए पे काम करेगा और प्रोटीन पे काम करेगा प्रोटीएसेस, राइट। और इन दोनों का ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनका डाइजेशन हो जाएगा। तो हियर आरएनएस एंड प्रोटीएस टेस्ट ट्यूब में डाले गए। आरएनएस ने आरएनए को डाइजेस्ट किया, प्रोटीएस ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। तो हमारे पास क्या आ चुका है? डीएनए केवल। यानी कि अब फिलहाल इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? केवल डीएनए। टेस्ट ट्यूब में क्या है? केवल डीएनए प्रेजेंट है। अब ये जो डीएनए है टेस्ट ट्यूब में हमें दिख नहीं रहा। डीएनए हमें कभी भी नेकेड आई से दिखता नहीं है, राइट। हमें कभी भी डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो इस डीएनए को देखा कैसे जाए, इसकी विजिबिलिटी कैसे हो? फिर भी हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी भी नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तो डीएनए के थ्रेड्स को कैसे देखा जाए? तो डीएनए के थ्रेड्स को नॉर्मली देखने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल डाली जाएगी। यहाँ पे क्या डाला जाएगा? चिल्ड इथेनॉल। जैसे ही डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ चिल्ड इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स क्लब करेंगे या चिल्ड इथेनॉल डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, अटैच होगा, तो यहाँ पे डीएनए का प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए का प्रिसिपिटेशन। जब किसी चीज का प्रिसिपिटेशन होता है तो वो व्हाइट कलर की हमें दिखाई देती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डीएनए के प्रिसिपिटेशन के लिए टेस्ट ट्यूब में क्या इंट्रोड्यूस कराया जाता है? तो डीएनए के प्रिसिपिटेशन के लिए चिल्ड इथेनॉल डाली जाती है और डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रिसिपिटेटेड डीएनए हमें टेस्ट ट्यूब में दिखाई देता है। ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, राइट। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमें क्या दिखाई दिया? चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद प्रिसिपिटेटेड डीएनए। अभी जो प्रिसिपिटेटेड डीएनए है ये थोड़ा थोड़ा थ्रेड जैसा हमें दिखाई देता है, क्लियर। अब इस डीएनए को हमें क्या करना है? बाहर निकालना, आइसोलेट करना है, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालना है। तो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक ब्रश डालते हैं। क्या डालते हैं? एक ब्रश डालते हैं और उस ब्रश डाल के उसको हल्का सा रोटेट करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रश डाला, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें ऐसे ब्रश डाला। ब्रश डालने के बाद हल्का सा इसको इस तरीके से रोटेट किया जाता है। आप ब्रश डाल सकते हैं, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसमें ऐसे लूप होता है, वो भी अंदर टेस्ट ट्यूब में डाला जा सकता है। तो जैसे ही ये ब्रश या वो लूप लाइक स्ट्रक्चर जब टेस्ट ट्यूब में डाल के हल्का सा रोटेट किया जाता है तो जो डीएनए के थ्रेड्स हैं वो इस ब्रश या लूप में आके चिपक जाते हैं, गुच्छे की तरह आके चिपक जाते हैं। और जैसे इसको बाहर निकाला जाता है तो वो थ्रेड उसके साथ आ जाते हैं, वो प्रिसिपिटेटेड डीएनए उसके साथ बाहर आ जाता है। जैसे इस फिगर में एनसीईआरटी ने हमें दिखाया है कि ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अंदर डाला टेस्ट ट्यूब में और हल्का सा घुमा के जब बाहर निकाला तो ये डीएनए इस तरीके से आइसोलेट किया गया, राइट। तो प्रिसिपिटेटेड डीएनए को
आइसोलेट किया गया। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने क्या पढ़ा, डीएनए के आइसोलेशन के लिए हमें एक सेल की जरूरत होती है। बट कोई भी सेल अगर हम लें, बैक्टीरियल ले, प्लांट ले, एनिमल ले, कोई भी सेल जिससे हम डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं, उस सेल के बाहर बाउंड्रीज है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उनको डाइजेस्ट कराना, उनको डिग्रेड कराना है। उनको डिग्रेड या डाइजेस्ट कराने के लिए हमें लाइटिक एंजाइम्स की जरूरत होती है। डिफरेंट लाइटिक एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, पैक्टिनेज, सेल्यूलेज, लाइपेज, लाइसोजाइम, काइटिनेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ये एंजाइम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद डीएनए बाहर आता है। डीएनए बाहर नहीं आता, टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं आता, अभी टेस्ट ट्यूब में रहता है, राइट। या जिस भी चीज में, फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में या पेट्री प्लेट में, जहां पे भी आप काम करें वहीं रहता है डीएनए, राइट। अब उस डीएनए के साथ यहाँ पे क्या क्या है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, तो उनको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स डाले जाएंगे। डीएनए को प्रिसिपिटेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल डाला जाएगा, प्रिसिपिटेटेड डीएनए को बाहर निकाला जाएगा। जब प्रिसिपिटेटेड डीएनए को बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। तो इस तरीके से डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है। तो पहला स्टेप हमने डिटेल में पढ़ा, जिसको हमने बोला आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए जब आइसोलेट कर लिया जाता है तो ये हमारे पास बड़ा डीएनए है। इस बड़े डीएनए को कट किया जाता है, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए कट बाय आरई, और इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। और इन फ्रैगमेंट्स में से जो रेड कलर का फ्रैगमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये है डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन। यही क्या है, डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन है। अब इन फ्रैगमेंट्स को क्या करने के लिए, इस फ्रैगमेंट्स में से डिजायर्ड डीएनए को निकालने के लिए क्या कराया जाएगा, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होगा, यहां पे एगरोस जेल का पूरा एपेरेटस पूरा लिया जाएगा। इसमें वेल्स होती हैं। इन वेल्स में डीएनए सैंपल लोड किया जाएगा और लास्ट वाले में मार्कर डीएनए लोड किया जाएगा। मार्कर डीएनए, इस मार्कर डीएनए की साइज हमें पता है। इस मार्कर डीएनए की साइज हमें पता है। इस मार्कर डीएनए में जो भी हमारा डिजायर्ड जीन या डीएनए है, उसकी रेस्पेक्टिव लेंथ के साथ जो भी अलाइन हो गया, जो भी उसके सामने आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 15 kb का हमारा डिजायर्ड जीन है और ये भी है 15 kb का मार्कर। तो अगर कोई भी डीएनए बैंड इस पर्टिकुलर 15 kb की रेस्पेक्टिव साइज के साथ अरेंज हो गया तो यही हमारा क्या है, डिजायर्ड डीएनए है। तो ये डिजायर्ड डीएनए, तो इस तरीके से डिजायर्ड डीएनए को या डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया जाता है। सीक्वेंस पता लगाने के, तो साइज का पता लग गया, सीक्वेंस पता लगाने के लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का यूज किया जाता है और सीक्वेंस पता लगाई जाती है। अब फाइनली हमें डिजायर्ड जीन का पता लग चुका है कि यही इतने बड़े डीएनए में से यही हमारा डिजायर्ड डीएनए है, यही हमारी जरूरत का डीएनए, यही फॉरेन डीएनए है जो हमें एग्जैक्टली चाहिए, जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए। मान लीजिए उसका नंबर कम है, मान लीजिए उसका नंबर कम है, तो नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है उसके नंबर को बढ़ाया जाता है पीसीआर के थ्रू। सो हियर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होता है उसको पीसीआर में लोड किया जाता है, यानी जो मशीन होती है पीसीआर मशीन, उसमें लोड किया जाता है। लोड करने से पहले वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स डाले जाते हैं,
क्लियर। वहाँ पे टैक डीएनए पॉलीमरेजेस इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिजायर्ड डीएनए या जीन है, इस डिजायर्ड जीन का सबसे पहले दोनों डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स की ओपनिंग होती है, ये डीकॉइलिंग हो जाती है, राइट, या दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स का ओपन होना, अलग होना, डीनेचुरेशन, क्या होता है इस प्रोसेस का नाम, डीनेचुरेशन, जो कि 94 डिग्रीज पे होता है। डीनेचुरेशन हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। जब दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए यहाँ पे प्राइमर ऐड किए जाते हैं। डीएनए बनाना है तो नेचुरली डीएनए प्राइमर यूज किया जाएगा। दोनों स्ट्रैंड्स में डीएनए प्राइमर आके अटैच हो गए। आरएनए प्राइमर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आरएनए प्राइमर अगर लगाए जाते तो उनको हटाना भी पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे डीएनए प्राइमर लगाए गए। डीएनए प्राइमर लगाए गए, साथ में टैक डीएनए पॉलीमरेजेस इंट्रोड्यूस कराया गया। तो डीएनए प्राइमर और टैक डीएनए पॉलीमरेजेस की वजह से यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनना चालू होता है, नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो डीएनए प्राइमर का इंट्रोडक्शन एनेलिंग कहलाता है, जो कि 54 डिग्रीज पे होता है। एनेलिंग के बाद यहाँ पे जो टैक डीएनए पॉलीमरेजेस डाला जाता है, जिस पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, उस पॉलीमरेजेस की हेल्प से यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले गए। अब जैसे ही न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाते हैं तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है। तो दोनों स्ट्रैंड्स के साथ यहाँ पे क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड में पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पे नया स्ट्रैंड बन जाता है, यहाँ पे भी नया स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पे भी नया स्ट्रैंड बन गया, यानी कि जो स्ट्रैंड प्राइमर से शुरू हुआ था उसका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन किसने किया, टैक डीएनए पॉलीमरेजेस ने किया। कितने टेम्परेचर पे किया, 72 डिग्रीज टेम्परेचर पे किया। तो इस तरीके से पीसीआर किया जाता है। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि अगर नंबर कम है डिजायर्ड जीन का तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए मेथड हम यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर्स दस फॉर्म आरएनए। मान लीजिए ये हमारा डिजायर्ड जीन है, ये हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन है, और ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर क्यों लिया, ये वेक्टर इसलिए क्योंकि यही वेक्टर इस डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में लेके जाएगा। बिना इस वेक्टर के ये डिजायर्ड जीन होस्ट सेल में जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, वेक्टर लिया जाएगा, वेक्टर का सिलेक्शन किया जाएगा। वेक्टर के सिलेक्शन में भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजायर्ड जीन की साइज क्या है, होस्ट सेल क्या है, होस्ट सेल जिसमें आप डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे वो क्या है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी, राइट। अब यहाँ पे वेक्टर का सिलेक्शन हुआ, डिजायर्ड जीन हम ऑलरेडी अलग कर ही चुके हैं, दोनों को एक पर्टिकुलर एंजाइम से कट करेंगे और यहां पे कट किया गया इको R1 से। आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर हम अलग अलग एंजाइम से इनको कट करेंगे तो वेक्टर और डिजायर्ड जीन कभी भी लाइगेट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए डिजायर्ड जीन जो आपको वेक्टर में इंट्रोड्यूस करना है या इंसर्ट करना है, तो ये ध्यान में रखना होगा कि दोनों को एक ही आरी से कट किया जाए, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया जाए। तो यहाँ पे वेक्टर को कट किया, कट बाय सेम आरी, राइट। तो यहाँ पे ये कैसे एंड्स बनते हैं, इको R1 से स्टिकी एंड्स। इसको भी कट किया तो ये क्या बने, स्टिकी एंड्स। दोनों के स्टिकी एंड्स काम में आएंगे लाइगेशन के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को अटैच होने में यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे दोनों को अटैच किया गया, लाइगेट किया गया। डीएनए की दो फ्रैगमेंट्स को अटैच करना, जोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। उस टास्क के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, डीएनए लाइगेज। और इस डीएनए लाइगेज की हेल्प से यहाँ पे वेक्टर और डिजायर्ड जीन के कॉम्बिनेशन से एक नया कॉम्बिनेशन बना और इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वेक्टर डीएनए में जब डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया
तो यहाँ पे ये जो डीएनए बना इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और होस्ट सेल प्लांट सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है। इसके लिए कौन सा वेक्टर यूज में लाया जाता है इसकी बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस तरीके से आरडीएनए ट्रांसफर होता है इसकी डिटेलिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।